नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका कोई सपोर्ट नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। समाज के लोग अपनी शिक्षा के बारे में उनको कैसे अधिकार मिले उसके संबंध में लोग जानना चाहते हैं। अपने लोगों को सदन तक पहुँचाने बहुत कोशिश करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से लोग निगलेक्ट करते हैं। तो लोगों को लेना वैसी स्थिति हम लोग चाहे दूसरा संगठन के लोग कि हम लोग एक और संगठन को उसमें से मजबूती के साथ लाए जो अखिल भारतीय पिछड़ा आरक्षण मंच के बनने चले आप रोहिणी आयोग आज अखिल भारतीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार विधान परिषद सभागार में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में देश के दर्जनों राज्यों से प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। यह सम्मेलन का मुख्य मकसद है कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच जो हिस्सों का बंटवारा करना है, हम कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों को भी यह जानकारी देना चाहते हैं कि हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, आरक्षण के हिस्सों का बंटवारा करना चाहते हैं। जो बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी के फार्मूला में विभक्तिकरण ऑलरेडी है, लेकिन भारत सरकार के सेवाओं में यह विभक्तिकरण नहीं हुआ और इसी का कारण है कि 30 साल से यह आरक्षण चल रहा है, लेकिन इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गों को ही नसीब हुआ है। लेकिन ये सैकड़ों जो अति पिछड़ी जातियों में हैं, अभी तक एक आईएएस एक आईपीएस नहीं बना। अगर अति पिछड़ों का आरक्षण होता और अगर एक एक साल में एक आईएएस और एक आईएएस बनता तो अब तक 30 आईएएस 30 आईपीएस बना होता। बाकी स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाई में, शैक्षणिक वातावरण में जो लाभ मिलना चाहिए था, ये सब फुल्ली दरवाजा ही बंद है। तो इसीलिए आज यह सम्मेलन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2017 को आयोग का तो गठन किया, लेकिन लगातार 13 बार एक्सटेंशन हुआ। इसका मतलब यह है कि जिसके लिए रोहिणी कमीशन गठन किया गया, वे लोग चुप हैं, वे लोग आवाज नहीं देते हैं, वे कमजोर लोग हैं। नाम ही है अति पिछड़ा, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा नाम ही है, वर्गीकृत ये भाषा है, लेकिन अति पिछड़ा है। लेकिन अति पिछड़ों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यह सम्मेलन इसलिए आयोजित किया गया है कि देश का जो 1/3 आबादी 40 से 42% है, उनको जानकारी भी देना है कि आपका थाली सामने रखा हुआ है, आप कब उसको भोजन करिएगा। और सरकार भी इसलिए टाल मटोल कर रही है कि कोई जिसको लाभ लेना है वो चुप है, वो बोल नहीं रहा है। गांधी जी ने कहा था, जुल्म करने वाला से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला है। और हम अति पिछड़ा आज भी शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। पेपर में अगर चुनाव होगा
अब पेपर वाले लिखते हैं तो मात्र 2-4 जातियों का नाम लिखते हैं, अब बाकी लिखते हैं अन्य। बाकी सैकड़ों लोग जो जातियां हैं, इसको ये समाचार पत्र वाले भी तरजीह नहीं देते। कुछ उच्च समुदाय के लोग हैं, उनका नाम लेकर के इतिश्री रेवा खंडे होता है। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये अति पिछड़ा सिर्फ पिछड़ा कहने से नहीं है, ये देश के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये देश के निर्माण में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेत में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, बालू गिट्टी मट्टी, दुकान में चाय बेचने का काम करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कल कारखाना में काम करते हैं। सारे जगह ये ऑलरेडी श्रमिक वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं। इनको न श्रमिक का दर्जा है न मजदूर का दर्जा है। और ऐसे ही सभी लोग वोट के समय में लोक लुभावन जात और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, गद्दी पर चले जाते हैं और इनको पूछने वाला आज तक कोई सरकार नहीं हुआ। इसलिए यह समाज बैठा है कि हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम जाग गए हैं और हमारा हिस्सा जो है हम ले करके रहेंगे। यदि सरकार फिर पुनः बढ़ा देती है कार्यकाल, तब आपका क्या प्लान? तब प्लान है, हम आज घोषणा करेंगे आंदोलन का, हम आज घोषणा करेंगे और दिल्ली के पार्लियामेंट पर हम चढ़ाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम सरकार को आगाह करेंगे कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और अगर उससे भी शांतिपूर्ण आंदोलन से भी अगर काम नहीं चलेगा, हर देश में इसकी चिंगारी प्रखंड लेवल पर आंदोलन होगा, जिला लेवल पर आंदोलन होगा, राज्य में लेवल पर आंदोलन होगा और पार्लियामेंट का घेराव होगा। अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तो हम लाठी भी खाने के लिए तैयार हैं और गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारा मांग नहीं मिलेगा, हम अति पिछड़ा के लोग चुप बैठने वाले नहीं है। यही हम कहना चाहते हैं आपसे। कुमार बिंदेश्वर सिंह। क्या फायदा आपको? रोहिणी आयोग अति पिछड़ों के लिए सबसे ज़रूरी है। ज़रूरी इस बात के लिए कि उदाहरण के तौर पर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा कमज़ोर है, दूसरा मजबूत है। अगर कमज़ोर बच्चा और मजबूत बच्चा दोनों के हाथ में एक बिस्किट का पैकेट थमा दिया जाए तो आपको मालूम होगा कि जो बरियार बच्चा है वो अपना तो हिस्सा खा ही लेगा और जो कमज़ोर बच्चा है उसका हिस्सा भी खा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रोहिणी कमीशन आज तक 1993 में भारत में मंडल कमीशन लागू होता है और 93 से आज 2023 हो गया। इस 27% रिजर्वेशन का थोड़ा भी लाभ अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाया है। कुछ जातियां जो मजबूत जातियां हैं उसने इस आरक्षण का लाभ लिया है। इसीलिए रोहिणी कमीशन वर्गीकृत करता है। रोहिणी कमीशन अभी प्रकाशित ही नहीं हुआ है। रोहिणी कमीशन 2 अक्टूबर 2017 को बनाया गया। माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया और उसको मात्र 6 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित करना था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 6.5 साल के बाद भी अभी तक उसका रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं हुआ है। नहीं, ये बजाब्ते कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें जी रोहिणी रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है और ये कमीशन ऑलरेडी सरकार ने संवैधानिक तौर पे बनाया है और जो कमीशन है उसने अपना रिपोर्ट भी स्टडी करके बनाया भी है, लेकिन अभी तक ये प्रकाशित नहीं हुआ। विगत दिनों लगातार चूँकि हम लोग 1.5-2 साल से आंदोलन पर हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी पटना में करते हैं, बिहार के अन्य जिलों में जा करके कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को हमको लगता है कि कुछ चेता है। और सरकार ने अभी कल ही के हमने प्रिंट मीडिया में देखा है कि रोहिणी कमीशन के बारे में
रिपोर्ट जल्द आने वाली है, ये सरकार, केंद्र सरकार कहती है। और दूसरी एक बड़ी खबर ये है कि अब आजकल नेशनल न्यूज पर, जो नेशनल बड़े टीवी हैं, उस पर भी रोहिणी कमीशन की चर्चा होने लगी है। कमीशन बनाने से वो पिछड़े का विकास हो जाए। नहीं, आपका क्वेश्चन हम नहीं समझ रहे हैं। आप क्वेश्चन अगर समझाइएगा तब ना। विकास इसलिए होगा, हमने कहा आपको पूर्व में, जैसे मंडल कमीशन की बात आप कर रहे हैं, मंडल कमीशन को बना सकता है, क्यों ना बना सकता है, दूसरा कमीशन बनाने का। अरे भाई, आप ऐसे समझिए, रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है। रिजर्वेशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, और रिजर्वेशन सिर्फ वैसे लोगों को मिलता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। ये भारत के संविधान में प्रदत्त शक्तियाँ हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो शक्ति हमको मिला है, जो अधिकार हमको मिला है, वो अधिकार हम तक नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ इसके वजह से नहीं पहुंच रहा है कि उसमें जो मजबूत जातियां हैं वो रिजर्वेशन का हक वही ले लें। जब तक वर्गीकृत नहीं होगा भाई मेरे, तब तक इस रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं है। काशी बनारस से अगर आपके समाज जो अशिक्षित है, सरकार चालाकी से लागू करती है, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हाँ, ये इशू है, यही बड़ा इशू है। हमने कहा कि ये जो हमारा आंदोलन है, निश्चित तौर पर इसके बाद बहुत बड़े रूप में जाने वाला है। जब किसी भी रिपोर्ट सरकार जब प्रकाशित करेगी, कमीशन जब प्रकाशित करेगी, तो हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उचित भागीदारी हमको मिला या नहीं मिला। अगर उचित भागीदारी नहीं मिलेगा, तब तो फिर हमको लड़ाई बड़ी लड़नी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि आज के बाद हम लोग को और ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होना है और इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाना है। यदि आप लोग को हक नहीं मिलता है तो आगे आप क्या करें? ये जो अति पिछड़ा अखिल भारतवर्षीय अति पिछड़ा आरक्षण मंच जो बनाया गया, ये अति पिछड़ों के संघर्ष के लिए ही बनाया गया है। आज जो राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि रोहिणी आयोग को गठन किया जाए। रोहिणी आयोग जो गठन है, रोहिणी आयोग को रिपोर्ट जो जारी करना है, उसी का आलोक में इसका मुख्य उद्देश्य था, गठन किया गया था अति पिछड़ा अधिकार मंच का। तो इसके माध्यम से कई बार संघर्ष किया गया। हम लोग 12 नवंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी इसका धरना दे करके सरकार को आगाह किया। जंतर मंतर पर भी हम लोग जा कर करके हम लोग धरना दे करके सरकार को आगाह किया। अगर इसके बावजूद भी अगर रोहिणी आयोग का प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो हम लोग दिल्ली में आक्रोशपूर्वक धरना दे करके आंदोलन करके सरकार को आगाह करने का काम करेंगे। हाँ, ये तो सरकार की फंडा है, ये सरकार की फंडा है। ये हो सकता है अभी जो कुछ लोगों ने पूछ रहे थे, पत्रकार भाइयों ने पूछ रहे थे कि अगर कल का प्रकाशित करने का समय है, अगर प्रकाशित नहीं हुआ तो सरकार कर सकती है, चाल चल सकती है कि कल प्रकाशित नहीं कर करके कह देगी कि अब इलेक्शन के बाद ये किया जाएगा। लेकिन अगर कल प्रकाशित नहीं हुआ, कल सरकार रिपोर्ट किया, अगर अगस्त तक अगर इसका ये नहीं हुआ, तो हम लोग और आंदोलन करने के लिए हम लोग एजेंडा बनाएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति की तो संगठन हम लोग को तैयार है। इस संगठन के माध्यम से और विभिन्न हम लोग का मांगे हैं, तो मांग हम लोग करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र सिंह चंद्रवंशी हुआ, इसका अकेले भारतीय आरक्षण मंच का मैं भी एक सदस्य हूँ। अब बंद किया जाए, अब बस कीजिए। जी का हो गया। चंद्रवंशी जी कार्यक्रम में श्री धर्मवीर श्री छोटू चंद्रवंशी जी, एडीएम साहब सूरज कुमार सिन्हा जी, प्रसाद सिंह जी, सुरेश प्रसाद सिंह जी, श्री चंद्रशेखर प्रसाद जी, एडीएम साहब श्री सुबोध
भक्त बोलिए, भक्त संतोष जरा जोरदार बोलिए ना भाई। दिल्ली के शेर हैं, हैं? ताली कमजोर है। जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। रंजन कुमार जी डाल्टनगंज से आए हुए हैं। पीछे के भाई बैठे हैं, हमारे गार्जियन बैठे हैं, हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी बैठे हैं। इन सभी को अखिल भारतीय जलासन अखाड़ा परिषद मेरे पूरे दिल्ली प्रदेश टीम के तरफ से सभी को प्रणाम करता हूं। और जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मुझे निमंत्रण मिला, मैं तो दिल्ली से चल करके आपके बिहार पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर दिल्ली में जंतर मंतर पे कुछ प्रोग्राम अगर अति पिछड़ा संगठन का होता है, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आप सभी दिल्ली पहुँच जाएंगे? एक बार हाथ खड़ा करिए। तो इससे पता चलता है कि हमारी जीत पक्की है। और समय थोड़ी कम है, इसलिए आज मैं इतना ही बोलूँगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।